अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ में हार्मोन्स का क्या रोल है इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसमें बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लैक्टेशन और ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेस्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ताकि लेक्चर आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ब्रेस्ट को लोब्स में डिवाइड किया गया होता है और लोब्स के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और लोब्यूल्स के अंदर एल्वोलाई होती है जहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है। यह है हमारे पास डक्ट्स जो कि लोब्यूल्स को नेपल के साथ कनेक्ट करती हैं और लोब्यूल से नेपल तक मिल्क को लेके जाती हैं। यह है नेपल जो कि विजिबल पार्ट है ब्रेस्ट का, जिसके ज़रिए से बच्चा मिल्क रिसीव करता है। और यह है फीटी टिश्यूज़ अराउंड द लोब्स जो कि फीमेल ब्रेस्ट की स्वेलिंग और इसकी इंक्रीज साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट से। बर्थ के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड रुडिमेंट्री होता है, मीन्स इनकम्प्लीटली डेवलप होता है और इसमें सिर्फ एक नेपल्स और कुछ डक्ट्स होते हैं। एट चाइल्डहुड पबर्टी तक फीमेल और मेल के मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होती। पबर्टी के टाइम पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं और वो स्टेज जिसमें फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं इसको तेलार्की कहा जाता है। तेलार्की को ब्रेस्ट बडिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से मेल और फीमेल के ब्रेस्ट में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये पबर्टी के टाइम पे होता है और मेनार्की मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से थोड़ा वक्त पहले होता है। पबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट के अंदर डक्ट सिस्टम की ग्रोथ होती है और ग्लैंडुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में इंक्रीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट आ जाती है फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में। लेकिन पेर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे डिक्रीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से पेर इसमें रिग्रेशन आ जाती है और इसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एज अ होल हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फैट की डिपोजिशन की वजह से मेमोरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है और इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में ब्रेस्ट में डक्ट सिस्टम की डेवलपमेंट होती है और इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड में न्यू एल्वोलाई अपेयर हो जाते हैं, लेकिन मिल्क की सिक्रीशन नहीं होती। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और ये मिल्क की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ में वेरियस हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, प्लेसेंटल हार्मोन और इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स आते हैं। एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के अंदर डक्टाइल सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर फैट की एकमुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब भी ब्रेस्ट के अंदर फैट की एकमुलेशन होती है तो ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोजन इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रोमा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन मिल्क की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी करा लेता है। नॉर्मली प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, ये इनहिबिट करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन में इंक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं और इसी टाइम पे ये डायरेक्टली मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और एल्वोलाई की एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन काज कर देता है, मीन्स इसके नंबर को इंक्रीज कर देता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एल्वोलाई मिल्क की प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेसेंटल हार्मोन जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे डक्ट्स और ग्लैंडुलर सेल्स की प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें थायरोक्सिन, कार्टिसोल और रिलैक्सिन आते हैं। रिलैक्सिन जिसकी सिक्रीशन कार्पस ल्यूटम, मेमोरी ग्लैंड और प्लेसेंटा से होती हैं। इसका जो मेजर फंक्शन है वो लेबर के टाइम पे मीन्स बीबी के बर्थ के टाइम पे ये सर्विस की डायरेक्शन काज कर देता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ आते हैं। बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ वो ग्रुप ऑफ कंडीशन हैं जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स की टिश्यूज़ में नॉन कैंसरस चेंजेस आ जाते हैं। बेनाइन वर्ड का मतलब यह है कि एक जगह पे
टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, लेकिन ये उस जगह से स्प्रेड नहीं होती, मीन्स नॉन कैंसरस होती हैं। कुछ बिनाइन कंडीशन पेन भी काज करती हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहला जो है वो है फाइब्रोडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। फाइब्रोडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में लोब्यूल्स की टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट की ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक सॉलिड बेनाइन ट्यूमर बन जाता है। ये एक पेनलेस कंडीशन है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और इससे कोई कैंसर का खतरा भी नहीं होता। फाइब्रोडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में एक राउंड मास बन जाता है बीनीथ द स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल होती हैं और इसकी मोबिलिटी की वजह से इसको ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट। हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट में लोब्यूल्स और डक्ट सिस्टम की एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, मींस इसमें माइटासिस इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड की ओवर ग्रोथ हो जाती है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को इंक्रीज कर देती है। सेस्ट इन द ब्रेस्ट। सेस्ट किसे कहते हैं? फ्लोइड फेल्ड सेक को और फ्लोइड फेल्ड पाउच को कहते हैं। तो इस कंडीशन में ब्रेस्ट में सेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट होती है और कुछ सेस्ट ऐसे होते हैं जिसकी एनलार्जमेंट हो जाती हैं और पेन भी काज कर सकती हैं। ये कंडीशन मेनली बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है और ये 40 ईयर से अबव वुमेन में कॉमन है। इंट्राडक्टल पेपिलोमस। इंट्राडक्टल पेपिलोमस एक स्मॉल बेनाइन ट्यूमर है जो कि मेमोरी ग्लैंड के डक्ट सिस्टम में डेवलप होती है। अब अगर ये इंट्राडक्टल पेपिलोमा निपल्स के करीब हो गई तो ये निपल से डिस्चार्ज भी काज कर सकती हैं और ये डिस्चार्ज ब्लडी भी हो सकता है और नॉन ब्लडी भी हो सकता है। इंट्राडक्टल पेपिलोमस 20 to 40 ईयर्स वुमेन में ब्लडी निपल डिस्चार्ज का सबसे कॉमन काज है। एडिनोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। एडिनोसिस ऑफ द ब्रेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंड्स की नंबर इंक्रीज हो जाने की वजह से लोब्यूल्स की एनलार्जमेंट हो जाती हैं और इसमें जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसकी हार्डनिंग हो जाती है। इस वजह से इस कंडीशन को स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस भी कहते हैं। छठा जो कंडीशन है वो है फैट निक्रोसिस। फैट निक्रोसिस में मेनली फैटी टिश्यूज़ की डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फैट सेल्स की डेथ हो जाती हैं और ये डेड सेल्स ब्रेस्ट में एक स्वेलिंग या लम्प सा बना देते हैं। लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क की सिंथेसिस, मिल्क की सिक्रीशन और मिल्क की एजेक्शन। ये 2 प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है, एक है मिल्क की सिक्रीशन और दूसरा है मिल्क की एजेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें एल्वोलर एपिथेलियम के ज़रिए से मिल्क की सिंथेसिस होती हैं और फिर डक्ट सिस्टम के ज़रिए से ये मिल्क निपल्स तक फ्लो करता है, इस प्रोसेस को मिल्क सिक्रीशन कहा जाता है। मिल्क सिक्रीशन 2 फेजेस में मुश्तमिल होता है, एक है इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन जिसको लैक्टोजेनेसिस भी कहते हैं और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन जिसको गैलेक्टोपायोसिस भी कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन और लैक्टोजेनेसिस। मिल्क की सिक्रीशन प्रेगनेंसी के लास्ट 2 to 3 मंथ में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चाइल्ड की डिलीवरी से पहले मिल्क फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता और वो मिल्क जो कि चाइल्ड के बर्थ से पहले सिक्रीट हो जाए इसको कलोस्ट्रम कहा जाता है। कलोस्ट्रम येलो इन कलर होता है और इसमें प्रोटीन और साल की कंसंट्रेशन हाई होती है। स्पेशली प्रोटीन में ग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन इसमें शुगर के कंटेंट लो होती हैं। इसमें नॉर्मल मिल्क की तरह सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें फैट नहीं होती। रोल ऑफ हार्मोन एंड लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस के लिए मीन्स मिल्क सिक्रीशन की इनिशिएशन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। प्रेगनेंसी के लास्ट 3 to 4 मंथ में प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन लार्ज क्वांटिटी में होती है, लेकिन इस हार्मोन की एक्टिविटी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं ये सप्रेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे लैक्टेशन नहीं होती। लेकिन डिलीवरी के फ़ौरन बाद प्लेसेंटा की एक्सपल्शन होती है, मीन्स प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती। तो अब जो प्रोलैक्टिन है वो फ्रीली अपना एक्शन एक्सर्ट करता है और लैक्टोजेनेसिस को प्रमोट करता है। मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन और गैलेक्टोपायोसिस। बेबी की डिलीवरी के 7 to 9 मंथ्स बाद भी कंटिन्यूसली मिल्क की सिक्रीशन होती है और 7 to 9 मंथ्स तक मिल्क की सिक्रीशन मेंटेन होती हैं। इस प्रोसेस को गैलेक्टोपायोसिस कहा जाता है।
गैलेक्टोपोयोसिस मिनी हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, थायरोक्सिन, कार्टिसोल वगैरह पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, कैल्शियम और इसके अलावा जितनी भी सब्सटेंसेस मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ये हार्मोन्स इसके कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन गैलेक्टोपोयोसिस। गैलेक्टोपोयोसिस डिलीवरी के 7 to 9 मंथ्स बाद तक होता है और मादर कंटिन्यूसली 7 to 9 मंथ तक मादर मिल्क के ज़रिए से बीबी की फीडिंग कराती है। इस गैलेक्टोपोयोसिस के लिए जो स्टिमुलस हैं वो सकलिंग ऑफ द नेपल बाय बीबी। जब तक बीबी माउथ के ज़रिए से नेपल्स की सकलिंग होगी उस वक्त तक गैलेक्टोपोयोसिस होगी, मीन्स मिल्क की प्रोडक्शन मेंटेन होगी। क्योंकि जब भी बीबी सकल करती हैं तो नेपल्स के ऊपर टच रिसेप्टर होते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं और इस टच रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस तक इम्पल्सेस जाते हैं और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर की सिक्रीशन होती हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन काज करते हैं और फिर यही प्रोलैक्टिन ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट पे एक्ट करते हैं और ब्रेस्ट की जो फंक्शनल एक्टिविटी है मीन्स मिल्क प्रोडक्शन जो है इसको मेंटेन रखते हैं। मिल्क एजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेमरी ग्लैंड से मिल्क की डिस्चार्ज होती है, मीन्स मिल्क मेमरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ये सकलिंग पे डिपेंड करता है जो कि बीबी एक्सर्ट करती हैं और इसके अलावा ये कंट्रेक्टाइल मैकेनिज्म इन द ब्रेस्ट में जो कंट्रेक्टाइल मैकेनिज्म होता है जो कि मिल्क को एल्वोलाई से डक्ट तक एक्सपेल करता है, इस पे डिपेंड करता है। मिल्क एजेक्शन एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है, इसको मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है और ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है क्योंकि इसमें न्यूरॉन और हार्मोन दोनों रोल परफॉर्म करते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो टच रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस तक इम्पल्स लेके जाते हैं और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं और फिर हाइपोथैलेमस हार्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं। इफेक्ट ऑफ लैक्टेशन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो वमेन जो डिलीवरी के 24 to 30 वीक्स बाद भी कंटिन्यूसली अपने बच्चे को दूध देती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि जब भी मादर अपने बच्चे को दूध देती हैं उस वक्त इसमें प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कंटिन्यूसली होती हैं और प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं और जब भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इनहिबिट होती है हाइपोथैलेमस से तो फिर गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होती, मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होती और जब भी गोनाडोट्रोपिन की एब्सेंस हो जाती हैं तो ओवरीज इनएक्टिव हो जाती हैं और ओव्यूलेशन नहीं होती। तो जब भी ओव्यूलेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। लेकिन 24 वीक्स बाद जब नर्सिंग ऑफ द बीबी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, मीन्स फॉर एग्जांपल एक मादर है जो कि पहले अपनी बीबी को 10 मरतबा दूध पिलाती थी, अब वो 6 या 5 मरतबा देती हैं। तो जब भी नर्सिंग ऑफ द बीबी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन भी इंक्रीज हो जाते हैं और जब गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन सफिशिएंट हो जाती है तो ये ऊरी पे एक्ट करते हैं और ओव्यूलेशन काज करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रेस्ट मिल्क और ह्यूमन मिल्क। इन्फेंट्स का जो न्यूट्रिएंट का सबसे पहला सोर्स है वो ब्रेस्ट मिल्क है या ह्यूमन मिल्क है। अब इस ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन ये है कि ये 88.5% वाटर पे मुश्तमिल होता है और 11.5% सॉलिड्स पे मुश्तमिल होता है। सॉलिड्स में न्यूट्रिएंट्स आते हैं और न्यूट्रिएंट्स में लैक्टोज, किसीन, लैक्टोलोबिमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड एसेंशियल फैटी एसिड आते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स आते हैं जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड कॉपर। और ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन्स होती हैं और विटामिन में स्पेशली A, B, C, D, E एंड K होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मीन्स एंटीबॉडी भी ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं और इसमें स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M होती हैं। एंटी बैक्टीरियल एजेंट लाइसोजाइम्स और लैक्टोफिरिन भी होते हैं, लाइसोजाइम्स जो कि बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक करते हैं। इसके अलावा सेल्स में न्यूट्रोफिल्स और इसके अलावा दूसरे लिक्योसाइड्स, मैक्रोफेजेस और स्टेम सेल भी होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंटरल्यूकिन 10 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क एनिमल मिल्क के ऊपर हमेशा सुपीरियर समझा जाता है और ये दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से समझा जाता है
क्योंकि एक तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि इन्फेंट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज़ और सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं जो कि बीबी के डिफेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनिमल मिल्क। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इरिटेशन काज करती हैं और एनीमिया काज करती हैं। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है या ब्लड की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें प्रोटीन्स और फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इन्फेंट्स इसको सही तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें किजीन की क्वांटिटी हाई होती है, जिसकी वजह से इन्फेंट्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और एनीमिया की काज बन जाती हैं। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सोडियम और पोटाशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेंट्स का जो किडनी है वो इसको रिमूव नहीं कर सकते और इन्फेंट्स की किडनी के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आयरन की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये एनीमिया काज कर सकती हैं, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं और अब जब आयरन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगी, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो एनीमिया हो जाएगी। छठा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें विटामिन्स और एसेंशियल फैटी एसिड की अमाउंट भी कम होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।